बुद्धिमान कौन? अगर आपका जवाब है इंसान, तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे बंदर की कहानी सुनाते हैं जिसकी बुद्धिमत्ता की तुलना लोग देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य से करते हैं। एक राज्य में राजा चंद्र का राज्य था। राजा चंद्र को बाल्यकाल से ही बंदरों में विशेष रुचि थी और उन्हें बंदरों से बहुत लगाव था। इसी राज्य के वन में बंदरों की एक टोली निवास करती थी। इस टोली का मुखिया था उष्णस। बंदरों से विशेष लगाव के चलते राजा चंद्र ने अपने एक दूत के साथ बंदरों के मुखिया को अपनी संपूर्ण टोली को महल में आकर रहने का प्रस्ताव भेजा। उष्णस का मानना था कि बंदर वन में रहे तो बेहतर है और उन्होंने इस प्रस्ताव से इनकार कर दिया। महल की सुख सुविधाओं को ठुकराता देख टोली के बंदर नाराज होकर उष्णस का विरोध करने लगे। बंदरों के मुखिया उष्णस ने अपने टोली के बंदरों को यह समझाने की बहुत कोशिश की कि बंदरों का महलों में रहने के बजाय यदि वे जंगल में ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। किंतु राजसी सुख सुविधाओं को देख मुंह से लार टपकाते बंदरों ने अपने सरदार की एक ना सुनी। अंततः थक हार कर उष्णस को सबकी बात माननी पड़ी और राजा चंद्र के आमंत्रण पर उष्णस अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अपनी पूरी टोली के संग राजमहल में आ पहुंचे। लिहाजा राजा चंद्र ने उनका बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया और उनके रहने के लिए महल में उत्तम व्यवस्था करवा दी और बंदरों को बिना किसी मेहनत के पड़े पड़े अच्छा खाने पीने को मिलने लगा। जब राजा चंद्र ने उष्णस की समझदारी और विद्वानी भरी बातें सुनी तो राजा दंग रह गया। राजा चंद्र ने बंदरों के मुखिया की बुद्धिमत्ता को मध्य नजर रखते हुए उष्णस से आग्रह किया कि वे उनके पुत्रों अर्थात राजकुमारों को नीति ज्ञान की शिक्षा दे। राजा के आग्रह करने पर उष्णस राजकुमारों को शिक्षा देने लगा। जब राज्य के लोगों ने यह देखा कि एक बंदर भी कितना नीतिवान और ज्ञानी हो सकता है तो लोगों के आश्चर्य की भी सीमा न रही और बंदरों की टोली भी अपने मुखिया का कहना मानती थी। उनका मर्यादित व्यवहार देख राजा चंद्र उष्णस से बहुत प्रभावित हुए। कुछ समय बाद राजा ने राजकुमारों की सवारी और मनोरंजन के लिए मेंढे मंगवाए। राजकुमार उन मेंढों पर सवार होकर महल के गलियारे में ही दौड़ लगाया करते। उन मेंढों में एक मेंढा थोड़ा लालची किस्म का था और वह अच्छे पकवान की तलाश में बार बार रसोई में घुस जाता। मेंढे से परेशान रसोइये अक्सर हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर उसे भगाते। जब बंदरों के मुखिया उष्णस ने भी यह दृश्य अपनी आंखों से घटित होते देखा तो उसके मस्तक पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उसने सभी बंदरों की एक बैठक बुलाई और कहा, भाई मुझे तो यहाँ बहुत बड़ा संकट आता दिखाई पड़ रहा है। हमें तत्काल ही राजमहल छोड़कर वापस जंगल में लौट जाना चाहिए, नहीं तो कदाचित अनर्थ हो जाएगा। उष्णस पर सवाल उठाते हुए कुछ बंदरों ने पूछा कि सुख सुविधाओं से परिपूर्ण इस राजमहल में भला कैसा संकट। तब उष्णस ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि देखो भाई, महल के गलियारों में राजकुमार अक्सर मेंढों पर सवारी करते हैं और लालची मेंढे बार बार भागकर रसोई में घुस जाते हैं। मेंढों की इस हरकत से परेशान रसोइये हाथ में जो भी चीज आए उसे लेकर मेंढों को भगाते हैं। कई बार तो वे हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर भी मेंढों को मारते और भगाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मेंढों के बालों की वजह से उनके शरीर में आग लग जाएगी। फिर मेंढे परेशान होकर सीधे घुड़साल की ओर दौड़ते हुए जाएंगे क्योंकि इनका निवास भी घुड़साल के समीप है। जलते हुए मेंढों के वहां जाने के परिणाम स्वरूप इनके निवास स्थान के साथ साथ अश्वशाला में भी आग लग जाएगी। जब मेंढों के शरीर पर आग लग जाएगी तो वे दौड़ते हुए सीधे घुड़साल की ओर जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप अश्वशाला में भी आग लग जाएगी और राजा के तमाम घोड़े अग्नि में झुलसने लगेंगे, जिसके बाद राजवैद्य को बुलाया जाएगा। चूंकि जलते हुए घोड़ों के इलाज का बस एक ही तरीका है, इसलिए राजवैद्य राजा चंद्र से बंदरों की चर्बी की मांग करेगा। लिहाजा राजा घोड़ों के इलाज के लिए सभी बंदरों को मारने का आदेश देगा और हम सब मारे जाएंगे। बंदरों के मुखिया उष्णस की बात सुनकर सारे नौजवान बंदर ठहाके लगाकर हंस पड़े और मुखिया से कहने लगे, अरे आपने तो बहुत दूर की बात सोच ली। अगर हम इतनी दूर की बात सोचने लगें तो जी नहीं पाएंगे। वैसे भी खुद राजा ने हमें यहाँ महल में रहने के लिए आमंत्रित किया है। हम उसके आश्रित हैं। हमें शरण देने के बाद वह अब हमारे प्राण थोड़ी लेगा। आप क्या चाहते हैं कि महलों के ये बढ़िया पकवान और सुस्वादु भोजन त्याग कर अब हम दोबारा उसी घिसे पिटे जंगल में भटकते फिरें? नहीं नहीं, अब यह हमारे बस की बात नहीं है। तब उष्णस ने क्रोधित होते हुए अपने कुटुंब से कहा कि पकवान और सुस्वादु भोजन तो तब खा पाओगे ना जब जीवित बचोगे। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो ठीक है, समय आने पर तुम खुद समझ जाओगे। और रही बात कि राजा और राजकुमार बंदरों से प्रेम करते हैं, तो तुम लोग भूल रहे हो कि प्रेम वहीं टिकता है जहां उसके पीछे कोई न कोई उपयोगिता होती है। उष्णस ने कहा, सुनो भाई, बेशक राजा को बंदर प्रिय हैं, लेकिन घोड़े उसके राजकाज के लिए कहीं ज्यादा जरूरी हैं। इसीलिए घोड़ों को बचाने की बात आएगी तो वह उसके लिए बंदरों को मरवाने में जरा भी नहीं हिचकेगा। उष्णस की बात सुनकर सभी बंदर उसका मजाक उड़ाने लगे और बोले, लगता है तुम्हारी उम्र हो गई है। यहाँ तक कि उष्णस की पत्नी ने भी उसका साथ देने से इनकार कर दिया। अंत में थक हार कर मुखिया अकेला वहाँ से चल पड़ा और एक वन में जाकर रहने लगा। परंतु उष्णस के जाने के ठीक अगले ही दिन वही हुआ जो उसने कहा था। एक लालची मेंढा हमेशा की तरह रसोई में घुसा तो गुस्से में आकर रसोइये ने उस पर चूल्हे से निकालकर जलती हुई लकड़ी दे मारी। इससे मेढे के बालों में आग लग गई।
होते होते सभी मेढ़े जल उठे और जब वे जान बचाने के लिए अपने निवास की ओर भागे तो घुड़शाला में आग लग गई। बहुत सारे घोड़े आग में जलकर मर गए और बहुत से बुरी तरह जले और घायल हो गए। राजा ने राजवैद्य को घोड़ों के इलाज के लिए बुलाया तो राजवैद्य ने तुरंत कहा, बस महाराज, बंदरों की चर्बी ही इसका इलाज है, उससे इन घोड़ों की सारी जलन शांत हो जाएगी। राजा ने न चाहते हुए भी उसी समय महल में जितने भी बंदर थे उन्हें मारने का आदेश दे दिया ताकि घोड़ों का इलाज हो सके। राजा के आदेशानुसार महल में मौजूद सभी बंदरों का नरसंहार कर दिया गया। महल में अब एक भी बंदर नहीं बचा था। जंगल में रह रहे बंदरों के मुखिया उशनस को जब अपने कुल के सर्वनाश की खबर मिली तो वह दुखी और मर्माहत हो उठा। हालांकि कुछ समय पहले उसके कुल के लोगों ने ही उसे बुरी तरह अपमानित किया था, लेकिन फिर भी उसके मन में उनके लिए गहरा प्रेम और स्नेह तो था ही। अपने संपूर्ण वंश के नाश होने पर वह दुखी और व्याकुल हो गया। वह जंगल में यहाँ वहाँ भटकने लगा। एक बार उशनस इसी तरह जंगल में भटक रहा था, तभी उसे बड़े जोर से प्यास लगी। वहीं से कुछ दूर उसे एक विशाल सरोवर नजर आया। थोड़ी दूर चलने के उपरांत वह सरोवर के निकट जा पहुंचा। उशनस पानी पीने के लिए जैसे ही झुका तभी वह अचानक चौंक गया। उसने देखा कि वहाँ बहुत से मनुष्यों और जीव जंतुओं के पैरों के निशान थे। वे पानी पीने सरोवर में गए परंतु वहाँ से लौटे नहीं थे। इस बात से उशनस चौंक उठा। उसने सोचा, हो न हो इस तालाब में कोई रहस्य है। तभी उशनस ने पास में एक कमल की नाल देखी तो उसे तोड़कर उसने उसे पानी में डुबोया। फिर उस कमल की नाल के सहारे वह तालाब का पानी पीने लगा। जैसे ही बंदर ने तालाब का पानी पिया उसी समय उसे एक विशाल राक्षस दिखाई पड़ा। वह उसी तालाब से निकला था। उसके गले में जगमग जगमग मोतियों की माला थी जिसका प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा था। राक्षस ने उशनस से कहा, आप बहुत बुद्धिमान हैं। मैं आपके ज्ञान और समझदारी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इस तालाब का पानी पीने इतने लोग और पशु पक्षी आए जिन्हें मैंने निगल लिया, परंतु अकेले आप ही हैं जिसने अपने ज्ञान और चतुराई से खुद को बचा लिया। इसलिए मेरे मन में आपके लिए बड़ी प्रशंसा का भाव है। आप मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहें मांग लें। उशनस ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आपके गले में यह जो अद्भुत मोतियों की माला है वह कुछ समय के लिए मुझे दे दें। उन अनोखे मोतियों की माला पहनकर उशनस राजा चंद्र के पास गया तो राजा मोतियों की चमक देखकर हैरान रह गया। बोला, अरे ये तो अद्भुत मोती हैं। मैंने ऐसी मोतियों की माला कभी देखी नहीं। बंदरों के मुखिया ने कहा, महाराज, यह माला मुझे यात्रा में मिली है। मेरे कुल का नाश होने पर मैं इस कदर दुखी हो गया कि मन को चैन ही नहीं था। व्याकुल होकर मैं इधर उधर घूमता रहा, कभी किसी जंगल में तो कभी नदी किनारे। राजा चंद्र बोला, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन हालत ही ऐसी हो गई थी कि न चाहते हुए भी मुझे बंदरों के वध का आदेश देना पड़ा। इसके बिना घोड़े ठीक और स्वस्थ नहीं हो सकते थे, और यह तो तुम जानते ही हो कि राजकाज घोड़ों के बिना चल नहीं सकता। इसलिए मुझे यह अप्रिय निर्णय लेना पड़ा। बंदरों के मुखिया उशनस ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, सेवक का कर्तव्य ही है कि वह राजा के काम आए। अच्छा है कि मेरे कुल के लोगों ने आपकी जरूरत पूरी करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। तभी राजा का ध्यान फिर से उशनस के गले में पड़ी मोतियों की माला की ओर गया। उसने कहा, ये तो सचमुच विलक्षण मोती है। मैंने पहले ऐसे मोती कभी नहीं देखे। यह दुर्लभ माला भला तुम्हें कहाँ से मिली? उशनस ने कहा, महाराज, मैं एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया था। वह चमत्कारी सरोवर है जिसमें स्नान करने पर मुझे यह माला मिली। जो भी उस सरोवर में स्नान करता है उसे ऐसी ही माला मिलती है। अगर आप चाहें तो अपने कुटुंब के साथ उस सरोवर पर स्नान के लिए चले। राजा ने कहा, ठीक है, पर तुम्हें आगे आगे चलकर रास्ता दिखाना होगा। अगले दिन राजा चंद्र अपने सभी कुटुंब के साथ उस चमत्कारी सरोवर में स्नान करने के लिए चल पड़ा। आगे आगे बंदरों का मुखिया उशनस राह दिखाता जा रहा था। सरोवर के किनारे पहुंचने पर राजा अपने सगे संबंधियों के साथ ही सरोवर में स्नान करने के लिए प्रवेश करना चाहता था, पर उशनस ने उसे रोकते हुए कहा, महाराज, हम लोग एक विशेष स्थान पर स्नान करेंगे, तब हमें इससे भी अनमोल और विशेष मालाएं मिलेंगी। राजा उशनस के साथ उस सरोवर के किनारे खड़ा हो गया। उसके सभी कुटुंब वाले पानी में स्नान करने के लिए चले गए। काफी देर हो गई पर उनमें से कोई वापस नहीं आया। इस पर राजा ने चिंतित होकर कहा, बड़ी देर हो गई, अभी तक इनमें से कोई वापस नहीं आया। उशनस बोला, महाराज, वे अब कभी वापस नहीं आएंगे। इस सरोवर में रहने वाले राक्षस ने उन्हें खा लिया। क्या? राजा चीख पड़ा, ये तुमने क्या किया? मेरा सारा कुल नष्ट हो गया। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। यह तो इतना बड़ा विश्वासघात नहीं है राजन, जितना आपने हमारे साथ किया है। आपने तो मेरे कुल के बंदरों को वन से बुलाया, आश्रय दिया और फिर अचानक सबके प्राण ले लिए। उसकी तुलना में तो यह विश्वासघात कुछ नहीं है। राजा ने विलाप करते हुए कहा, ये शोक मैं कैसे सहन करूं? उशनस ने कहा, जैसे मैं सहन कर रहा हूं। इसीलिए तो मैंने आपको सरोवर में प्रवेश करने नहीं दिया, ताकि आप जीवित रहें और अपनी आंखों के सामने अपने कुल का विनाश देखें। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो मृत्यु से अधिक संताप देते हैं। अब आप जीवन भर विलाप करते रहिए। अगर आप सरोवर में प्रवेश करके मृत्यु को प्राप्त होते तो आपको इतना कष्ट न होता। इसीलिए मैंने आपको अकेला जीवित बचे रहने दिया, ताकि आप याद रखें कि जब आपने मेरे संपूर्ण कुल का नाश किया था तो मुझ पर क्या बीती होगी।
राजा ने क्रोध में आकर कहा, हे उशनस, तुमने जो मेरे साथ किया है उसके लिए ईश्वर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। इस पर उशनस ने व्यंग्य पूर्वक कहा, जो ईश्वर तुम जैसे क्रूर आदमी को क्षमा करेगा वह मुझे भी जरूर क्षमा कर देगा। मेरा अपराध तो तुम्हारी तुलना में कुछ भी नहीं है। राजा चंद्र सर झुकाकर वहां से चला गया, लेकिन इसके बाद उसने एक भी दिन सुख की नींद नहीं ली। अब वह इस बात के लिए पछता रहा था कि जंगल से बंदरों को बुलवाकर और आश्रय देकर उसने कितनी निर्दयता से उन्हें मरवा दिया था। धीरे धीरे बंदरों को भी पता चला कि बंदरों के अत्यंत चतुर और बुद्धिमान मुखिया उशनस ने किस तरह शक्तिशाली राजा चंद्र से अकेले ही बदला ले लिया। सुनकर बंदरों ने उसका जगह जगह जयगान करते हुए कहा, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति चाहे तो अकेला ही बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु से टक्कर ले सकता है। नीतिवान उशनस ने अपनी बुद्धिमता से यह साबित कर दिखाया है। आज भी सारी दुनिया में बंदरों के इस महान मुखिया की बुद्धिमता की यह कहानी बड़े आदर और विस्मय से सुनी जाती है और लोग उसकी कूटनीति, विद्वत्ता और समझदारी की प्रशंसा किए बगैर नहीं रह पाते। ये रहस्यमयी कहानी यहीं पूरी होती है।